नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। ज्ञान समग्र चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति माध्यम से एक टॉपिक आलेख लेखन, जो कि कक्षा 11वीं और 12वीं एनसीईआरटी आधार पाठ्यक्रम और ऐच्छिक पाठ्यक्रम दोनों के लिए उपयोगी है। आलेख एक पत्रकारीय लेखन है। लेखन कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि लेखन कितने तरह के होते हैं। तो आलेख उनमें से एक लेखन का प्रकार है और यह एक पत्रकारीय लेखन है। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि आलेख है क्या चीज़, आलेख कैसे लिखते हैं, आलेख की विशेषताएं क्या होती हैं, और उदाहरण के माध्यम से एक आदर्श आलेख का नमूना आपके सामने प्रस्तुत करके हम समझाएंगे कि आलेख की उन विशेषताओं को कैसे लेखन के समय शामिल किया जाता है। आलेख लेखन पहले 12वीं कक्षा में 5 अंक का आता था। अब इसका वेटेज कम करके 3 अंक का कर दिया गया है, यानी अब आपका आलेख थोड़ा पहले से छोटा हो जाएगा। जहां 5 अंकों के लिए आलेख पहले 1 से 1.5 पेज का लिखा जाता था, वहीं अब 3 या 4 अंकों के लिए आलेख केवल 1 पेज का लिखा जाएगा। तो 1 पेज में आलेख की उन विशेषताओं को कैसे आप समेटेंगे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आलेख क्या होता है। किसी विषय के अलग अलग पहलुओं पर विचार विश्लेषण के साथ अपना नजरिया प्रस्तुत करते हुए लिखे गए लेख या निबंध को ही आलेख कहते हैं। तो देखिए, आलेख में 2 शब्द है, एक है लेख और इसके पहले उपसर्ग लगा हुआ है आ उपसर्ग कई सारी चीजों को मिलाने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी संपूर्णता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है आ। तो आ उपसर्ग के साथ जब लेख प्रस्तुत किया जाता है तो इसे आलेख कहते हैं। यानी शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि जिस विषय पे हम लेख लिख रहे हैं उस विषय के सभी पहलुओं को समेट करके जब लिखा जाए तो उसको आलेख कहते हैं। लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसा होता नहीं है, किसी भी विषय के सभी पहलू पर कोई भी लेखक प्रकाश नहीं डाल सकता। हाँ, इतना जरूर है कि आलेख का मतलब यह है कि किसी विषय के अलग अलग पहलुओं पर विचार विश्लेषण करते हुए जब अपना नजरिया प्रस्तुत किया जाता है तो इसी को आलेख कहते हैं। यहां आलेख की परिभाषा में 2 चीजें देखने योग्य हैं। एक तो आलेख जो है किसी विषय के अलग अलग पहलुओं पर विचार विश्लेषण किया जाता है आलेख में। दूसरा क्या है कि अपना नजरिया प्रस्तुत किया जाता है, यानी लेखक किसी विषय पर जब अपना नजरिया प्रस्तुत करता है तो उसे आलेख कहते हैं। अब अलग अलग विषयों पर अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। जैसे आतंकवाद की समस्या है तो आतंकवाद क्यों है, कैसे है, इसका निवारण क्या है, आप कुछ और सोच सकते हैं इसके बारे में, हम कुछ और सोच सकते हैं, कोई और व्यक्ति है वो कुछ और नजरिया रख सकता है। यानी एक ही मुद्दे पर अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग नजरिया हो सकता है। तो आलेख में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि लेखक किसी विषय पर अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया प्रस्तुत करता है। लेकिन यह ध्यान में रखना है कि ये जो नजरिया है ये केवल हवाई नहीं होना चाहिए। अपना नजरिया प्रस्तुत करने के लिए आपको अपने नजरिए, अपनी राय को जस्टिफाई करना है, उसको उचित ठहराना है। कैसे उचित ठहराना है? तर्कों, तथ्यों के आधार पर, तर्क और तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर अपनी राय को उचित ठहराना है। ऐसा नहीं कि आप किसी विषय पर जो मर्जी वो राय दे दें और राय दे करके काम खत्म कर दें। अगर आप कोई राय दे रहे हैं तो उसका आधार क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे तथ्य या तर्क क्या है, वो भी प्रस्तुत किया जाता है। तो जब भी किसी भी विषय के अलग अलग पहलुओं पर तथ्यों और तर्कों के आधार पर कोई लेखक अपना नजरिया प्रस्तुत करता है तो इसे ही आलेख कहते हैं। आलेख, जैसा कि हमने बताया, ये एक पत्रकारीय लेखन है, इसे पत्रकार लोग लिखते हैं और यही कारण है कि ज्यादातर आलेख समसामयिक विषयों पर लिखा जाता है, क्योंकि पत्रकारिता की ही जाती है समसामयिक खबरों या समसामयिक मुद्दे पर। तो किसी समसामयिक खबर या उससे जुड़ी हुई घटना के ऊपर ही आलेख ज्यादातर लिखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
एक अच्छे आलेख के गुण देखते हैं कि अच्छे आलेख के क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला तो आलेख में नवीनता और ताजगी होनी चाहिए। क्योंकि आलेख एक पत्रकारीय लेखन है तो इसमें एक नवीनता होनी चाहिए और ताजगी होनी चाहिए। यानी जो दृष्टिकोण, जो नजरिया आप किसी विषय पर प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें कुछ नई बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसको सारी दुनिया मानती रही है, जानती रही है, आप वही नजरिया प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो आपका अपना नजरिया हुआ ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो पहले से लोग मानते रहे हैं। तो जब आप अपना कोई नया विचार, नया नजरिया प्रस्तुत करते हैं तो उसे आलेख कहते हैं। दूसरी जो विशेषता है, आलेख जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। यानी आलेख को पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि व्यक्ति के मन में उसको और पढ़ने की जिज्ञासा हो। पहला पैराग्राफ पढ़ा तो लगा कि नहीं, पूरा इसको पढ़ना चाहिए, इसमें जरूर कुछ ज्ञान की बात है, लाइए पूरा पढ़ते हैं। तो जब ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति हो तो ये एक अच्छा गुण माना जाता है आलेख का। भाषा अत्यंत सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि पत्रकारीय लेखन है। हमने पहले भी बताया आपको कि पत्रकारीय लेखन सभी तरह के, सभी स्तर के लोग पढ़ते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों, विद्वान हो या आम मजदूर, किसान हो, सभी लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए इसकी भाषा अत्यंत सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि लेखक जो बात कह रहा है वो स्पष्ट हो। विषय के समस्त पहलुओं पर विचार होना चाहिए। यहाँ समस्त से मतलब है कि कई पहलुओं पर, क्योंकि समस्त पहलुओं पर विचार करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आलेख में वो है स्पष्ट और बेबाक राय होनी चाहिए। क्योंकि आलेख होता ही है लेखक का नजरिया, लेखक का दृष्टिकोण। तो लेखक के माध्यम से अपना स्पष्ट और बेबाक राय प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ में कुछ और बात कह रहा है, वो दूसरे पैराग्राफ में कुछ और का बात कह रहा है और अपने में ही कंफ्यूज है किसी मुद्दे पर लेकर के। तो यानी किसी भी मुद्दे पर स्पष्ट राय होनी चाहिए लेखक की। अगला जो पॉइंट है कि एक ही बात का बार बार दोहराव नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि बच्चे किसी विषय पर आलेख लिखना होता है, उस विषय के बारे में उनके पास पर्याप्त जानकारी या पर्याप्त सूचना नहीं होती है, तो वो दो चार बातें जानते हैं, उन्हीं बातों को घुमा घुमा के कहते हैं और पेज भर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आलेख में बार बार एक ही बात का दोहराव नहीं होना चाहिए। अगला जो है वो भी महत्वपूर्ण है, कथा की जगह बौद्धिक विवेचन या विश्लेषण शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। आलेख कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है, तो कथा की तरह से नहीं कहेंगे, बल्कि मुद्दे पर विश्लेषण होना चाहिए। अब विश्लेषण किसे कहते हैं? विश्लेषण का अर्थ होता है क्यों और कैसे। किसी भी मुद्दे पर क्यों और कैसे से जुड़े हुए सवालों का जवाब जहां दिया जाए तो समझिए कि वहां विश्लेषण किया जा रहा है। जैसे आतंकवाद पर आप आलेख लिख रहे हैं तो आतंकवाद क्यों फैल रहा है, आतंकवाद रोकने में सरकार क्यों असफल रही है, या आतंकवाद कैसे समाज को प्रभावित कर रहा है, कैसे आतंकवाद देश को प्रभावित कर रहा है। इन सब मुद्दों पर जब विचार किया जाता है तो इसी को कहते हैं विश्लेषण। यानी क्यों और कैसे का जवाब जहां पर दिया जाए उसे कहते हैं विश्लेषण। तो इसमें ज्यादातर क्यों और कैसे का एनालिसिस किया जाता है, क्यों और कैसे का जवाब दिया जाता है। कहानी की तरह से आलेख को नहीं लिखते हैं। समसामयिक मुद्दे, महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण व्यक्ति या कोई चरित्र हो या कोई खास अवसर है, इन सभी विषयों पर आलेख लिखे जा सकते हैं। लेकिन ये पत्रकारीय लेखन है तो इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि मुद्दा समसामयिक हो या कोई महत्वपूर्ण समसामयिक खबर हो, उस खबर से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होना चाहिए। तो ये तो हो गए आलेख के बारे में कुछ सामान्य बातें, सामान्य गुण। आपको इससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आलेख के गुण आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपको आलेख लिखने के लिए आएगा। लेकिन ये चीजें जानना इसलिए जरूरी है ताकि आलेख का स्ट्रक्चर आप समझ सकें। तो आलेख के गुण आपसे बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। इनको बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जब आलेख का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करें तो आप उसमें इन मुद्दों को, इन बिंदुओं को ढूंढ सकें कि कहां पर राय व्यक्त की गई है, कहां पर विश्लेषण रखा गया है, कहां पर डाटा और आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, वो आप ढूंढ सकें। यानी एक आदर्श आलेख का नमूना क्या होगा, उसमें क्या क्या बातें होंगी, उनको पहले आप समझें, तभी आप एक अच्छा आलेख लिख पाएंगे। देखिए जैसे ये संपादकीय पेज है दैनिक जागरण का, इस पे जो है ज्यादातर आलेख जो है वो किसी भी अखबार के संपादकीय पेज पर ही छपते हैं। अब ये एक आलेख है, इसको अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं, आलेख को ही अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल शब्द से ज्यादा आप परिचित होंगे।
यहाँ देखिए आलेख के लिखने वाले व्यक्ति का चित्र यहाँ पर दिया गया, फोटो है, नीचे नाम दिया सैयद अल हसनैन, तो ये इनका नाम है। यहाँ आलेख लिखने के बाद सबसे नीचे लिखा हुआ है ये जो लेखक के निजी विचार हैं। तो जहां अखबार में किसी लेख के नीचे लेखक का नाम दिया हुआ है या ये लिखा हुआ है कि यह लेख लेखक के निजी विचार हैं, तो समझिए कि वो आलेख है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि हर लेख के नीचे, हर आलेख के नीचे ये दिया जाए कि ये लेखक के निजी विचार हैं, लेकिन हर लेख के साथ लेखक का नाम जरूर जुड़ा होगा। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि संपादकीय पेज पर दो तरह के लेख छपते हैं। एक तो ऐसा लेख जिसके साथ किसी भी लेखक का नाम नहीं होता है, जिसे संपादकीय कहते हैं, संपादकीय लेख कहते हैं। क्यों नहीं लेखक का नाम होता है उसके साथ? क्योंकि संपादकीय लेख को माना जाता है कि वो किसी एक व्यक्ति की राय नहीं है, बल्कि उस पूरे समाचार पत्र की राय है, पूरे समाचार पत्र की जो संस्था है उस संस्था की राय है। लेकिन आर्टिकल जो होता है वो किसी एक लेखक की अपनी राय होती है। यही कारण है कि हर आर्टिकल के साथ लेखक का नाम देना जरूरी होता है, ताकि दर्शक या पाठक ये समझ सकें कि ये किस लेखक के विचार हैं। अब आइए देखते हैं आलेख लिखने की प्रक्रिया क्या है। तो आलेख के लिए संक्षिप्त व सारगर्भित शीर्षक का चयन करना चाहिए। पहली जो शर्त है, सामान्यतः क्या होता है एग्जाम में बच्चे आलेख तो पूरा एक पेज का लिख दिए, लेकिन आलेख का कोई शीर्षक ही नहीं देते हैं। अगर आपने शीर्षक नहीं दिया तो आपका आलेख में से 1 नंबर कट जाएगा। तो इसका मतलब है हर आलेख, जैसे हर समाचार का कोई न कोई शीर्षक होता है, वैसे हर आलेख का कोई न कोई शीर्षक होता है। तो एक संक्षिप्त और सारगर्भित शीर्षक देना है आलेख लिखने से पहले। अच्छे शीर्षक में 3 से 5 शब्द हो सकते हैं। विषय के सभी पहलुओं पर अच्छी तरह पहले विचार करें। लिखना शुरू करने से पहले उस विषय के कितने पहलू बनेंगे उनको विचार करके उसको अलग अलग डिवाइड करना। जैसे आतंकवाद पर आपको आलेख लिखना है तो पहले आपको क्या लिखेंगे कि आतंकवाद भारत में कहां कहां बढ़ रहा है, आतंकवाद की चूंकि एक समसामयिक लेखन है तो समसामयिक मुद्दे से जरूर जोड़ेंगे। अगर आतंकवाद पर आप आलेख लिख रहे हैं तो हाल ही में घटी हुई किसी आतंकवादी घटना का जिक्र करेंगे और वहां से शुरू करेंगे, ताकि वो करेंट मुद्दा बन जाए, समसामयिक मुद्दा बन जाए। तो आपको समसामयिक मुद्दे से उसको जोड़ना है और फिर उसके बाद देखना है कि ये अलग अलग उसको विभाजित करना है अलग अलग बिंदुओं में, जैसे आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है और हाल में जो आतंकवादी घटनाएं घटी हुई हैं उनका क्या प्रभाव हुआ है, कैसे सरकार उससे निपट रही है, और इस तरह से अलग अलग बिंदुओं में बांट करके तब उसको एक्सप्लेन करेंगे आप। प्रत्येक बिंदु पर अपनी स्पष्ट और तर्कसम्मत राय रखनी है, तर्कों के साथ अपनी राय रखनी है। विषय के अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग अनुच्छेद में चर्चा करनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे आलेख तो पूरा 1 पेज का लिख दिए, 1.5 पेज का लिख दिए, लेकिन कहीं कोई पैराग्राफ नहीं होता है। पैरा चेंज करके लिखना है, यानी अलग अलग पैराग्राफ में लिखना है, अनुच्छेद में लिखना जरूरी है। विवेचन विश्लेषण में प्रामाणिक आंकड़ों और उद्धरणों का प्रयोग करें। अगर आप विवेचन विश्लेषण कर रहे हैं तो उसके समर्थन में कोई आंकड़े हों तो आपको उसको प्रस्तुत जरूर करना चाहिए। कोई कोटेशन हो, उद्धरण, कोटेशन क्या होता है? जो किसी और की कही गई बात है उसका उद्धरण जरूर देना है। जो उस विषय से जुड़े हुए कोई व्यक्ति हो या कोई लोग हो तो उनसे उनके कहे हुए कथन या आंकड़े या कोटेशन जरूर प्रयोग करना है। प्रायः आलेख का आरंभ विषय से संबंधित कुछ आंकड़ों या कोटेशन से किया जाता है तो ज्यादा प्रभावशाली होता है आलेख। अब सीधे चलते हैं, एक आदर्श आलेख का नमूना देखते हैं। इसको सबसे पहले पूरे आलेख को पढ़ते हैं, फिर हम बताएंगे कि यहाँ आलेख में कौन सा हिस्सा लेखक की अपनी राय है, कौन सा हिस्सा जो है वो तथ्य और आंकड़ा है, और कौन सा हिस्सा जो है वो विश्लेषण है। इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शीर्षक देखते हैं, नक्सलवाद समस्या व समाधान। पहला पैराग्राफ देखते हैं। पिछले सप्ताह नक्सली हिंसा से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद स्वीकारा कि नक्सलवाद अब हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। गत रविवार छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर नक्सलवादी हमला भी इसी का सबूत है। अब यहाँ पहले पैराग्राफ में देखिए, हाल ही की घटी हुई एक नक्सलवादी घटना का जिक्र किया गया है। यानी नक्सलवाद तो बहुत पुरानी समस्या है, लेकिन जब हम आलेख लिखने जा रहे हैं नक्सलवाद पर तो उसको करेंट घटना से जोड़ेंगे। तो ये हाल ही में घटित एक नक्सलवादी घटना से पहले पैराग्राफ में इसको जोड़ा गया है,
जिसमें नक्सलवादी हिंसा के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में स्वीकार किया गया था कि नक्सलवाद अब देश के लिए एक बड़ी चुनौती या बड़ा खतरा बन गया है। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। नक्सलवाद के अब तक के इतिहास पर यदि नजर डालें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इसकी शुरुआत सन 1667 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से किसान आंदोलन के रूप में हुई थी, लेकिन आज देश के 13 राज्यों के 160 जिले इससे प्रभावित हैं। ऐसा तब है जबकि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय ने दावा किया था कि नक्सलवाद को उन्होंने पूरी तरह कुचल दिया है। अब दूसरे पैराग्राफ में आप देखेंगे आंकड़ों का सहारा लिया गया है। ये आंकड़ा क्या है? आंकड़ा यह है कि आज देश के 13 राज्यों के 160 जिले उससे प्रभावित हैं। पहले आप समझिए कि आंकड़ा होता क्या? तथ्य या आंकड़ा किसे कहते हैं? तथ्य या आंकड़ा किसी विषय के बारे में वो सूचना होती है जो सबके लिए एक ही होती है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम कहेंगे तो कुछ और कहेंगे, आप कहेंगे तो कुछ और कहेंगे। ऐसी सूचना को तथ्य कहते हैं या आंकड़ा कहते हैं। जैसे देश की जनसंख्या आज 125 करोड़ है, ऐसा नहीं कि कोई कह देगा कि 1 लाख है, कोई कहेगा 2 लाख है, ऐसा नहीं। ये सभी के लिए सर्वमान्य आंकड़ा है। ऐसे चीज़ों को कहीं न कहीं डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। कोई न कोई संस्था या कोई न कोई संगठन डॉक्यूमेंटेशन करते, उसका रिकॉर्ड रखती है। तो जो चीज़ रिकॉर्डेड है, कहीं न कहीं रिकॉर्ड रखा गया है और जिस चीज़ को पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं किया जा सकता है, उसी को तथ्य या आंकड़ा कहते हैं। तो ये एक तथ्य है कि आज 13 राज्यों के 160 जिलों में नक्सलवाद का प्रभाव है। आगे देखिए, कह रहा है कि ऐसा लगता है कि उस समय नक्सलवाद पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। सरकारी कार्रवाई के भय से थोड़ा दब भर गया था। नक्सलवादी सरकार से बचकर दूसरे राज्यों में अपने आंदोलन को विस्तार दे रहे थे और अपने संगठन को मजबूत बना रहे थे। आज वही मुट्ठी भर नक्सलवादी इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। अब यहां देखिए, लेखक अपनी एक राय देता है। पहले एक कोटेशन, एक उदाहरण दिया कि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय ने दावा किया था कि नक्सलवाद को उन्होंने पूरी तरह कुचल दिया था। यह भी एक तथ्य है। किसी मुख्यमंत्री के कथन को उद्धृत करना यह भी एक तथ्य है, लेकिन इस तथ्य पर लेखक अपनी एक स्पष्ट राय दे रहा है। और वो राय क्या है कि जो मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर की जो राय थी वो पूरी तरह से गलत थी। लेखक अब क्यों गलत थी इसका कारण बता रहा है कि ऐसा लगता है कि नक्सलवाद पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, सरकारी कार्रवाई के भय से थोड़ा सा दब गया था। ये लेखक की अपनी राय है। क्यों ये राय दे रहा है? क्योंकि आगे बता रहा है कि नक्सलवादी सरकार से बचकर दूसरे राज्यों में अपने आंदोलन को विस्तार दे रहे थे और अपने संगठन को मजबूत बना रहे थे। आज वही मुट्ठी भर नक्सलवादी इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या बन गया है। यानी पहले मुख्यमंत्री के कथन को लेखक ने गलत बताया, फिर क्यों गलत बताया उसके लिए कारण बताया। तो ये है तर्क के साथ अपनी राय रखना। जो राय रखा उसको तर्क के साथ साबित कर रहा है लेखक। अगला पैराग्राफ देखते हैं। यहां यह बात गौरतलब है कि आतंकवाद और नक्सलवाद में मूलभूत अंतर है। नक्सलवाद सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, इसके मूल में सामाजिक आर्थिक कारण बहुत गहरे हैं और उनका निदान बहुत आवश्यक है। यह समझा जाना चाहिए कि आतंकवाद धर्म और भावनात्मक मुद्दों का सहारा लेकर आगे बढ़ता है, जबकि नक्सलवाद जमीन, जंगल और धन पर हक की बात करके भूमिहीन मजदूरों और आदिवासी लोगों की सहानुभूति बटोरता है। यहाँ पर भी लेखक अपनी स्पष्ट राय व्यक्त कर रहा है। लेखक की राय क्या है कि नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों को एक जैसी समस्या नहीं मानना चाहिए। नक्सलवाद का कारण कुछ और है और आतंकवाद का कारण कुछ और है। इसके अंतर को स्पष्ट करते हुए अपने तर्क दे रहा लेखक कह रहा है कि जो नक्सलवाद है वो केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि इसके मूल में सामाजिक आर्थिक विषमता है। यानी जो समाज में आर्थिक आधार पर जो गैर बराबरी है उसके कारण से नक्सलवाद पैदा हुआ है और उसका निदान किया जाना आवश्यक है। यानी इस गैर बराबरी को दूर करने की जरूरत है। यह भी बता रहा है कि जो आतंकवाद है वो धर्म के नाम पर
भावनात्मक मुद्दों के नाम पर लोगों को ब्रेन वॉश करके भड़का करके हिंसा के रास्ते पर लाया जाता है। यानी आतंकवाद में क्या होता है, धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों का सहारा लेकर लोगों को भड़का करके हिंसा के रास्ते पर लाया जाता है। जबकि नक्सलवाद में क्या होता है, जमीन, जंगल और धन के हक की लड़ाई की बात की जाती है। नक्सलवादी गरीबों को इस आधार पे हिंसा के रास्ते पर खींच कर ले आते हैं कि उनकी जमीन उनसे छीनी गई है, उनका जो जंगल पर उनका अधिकार था वो उनसे छीना गया है, धन का अधिकार उनसे छीना गया है। यानी समाज में उनके साथ भेदभाव बरता गया है, उनका शोषण किया गया है। इस आधार पर उनकी सहानुभूति बटोरते हैं और उनको हिंसा के रास्ते पर ले आते हैं। तो एक का कारण धर्म है, दूसरे का कारण सामाजिक गैर बराबरी है। इसको लेखक ने स्पष्ट राय के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया है। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। हालांकि आपको आलेख 3 नंबर का ही आएगा, तो इतने में ही आपका काम चल जाएगा। यानी 3 पैराग्राफ आपने लिखा, 1 पेज आपने लिख दिया तो आपका आलेख पूरा हो जाएगा। लेकिन हम उदाहरण देने के लिए कि कहां कहां राय है, कहां कहां आंकड़े हैं और कहां कहां तथ्य हैं, इसको समझाने के लिए थोड़ा और लंबा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो अगला पैराग्राफ है, इस प्रकार समाज के सुविधा संपन्न वर्गों के शोषण के शिकार और विकास के तमाम लाभों से वंचित हाशिए पर जीने के लिए मजबूर लोगों की सहानुभूति का फायदा उठाकर नक्सलियों ने खुद को पहले मजबूत किया और बाद में हमले की नीति अपनाई। अब उनका दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि आए दिन कभी ट्रेनों में विस्फोट, सुरक्षा बलों पर हमले, मासूम नागरिकों की हत्या जैसे कार्यों को करके न केवल कानून व्यवस्था के लिए समस्या बन गए हैं बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर खतरा बन गए हैं। यहाँ पर आप नक्सलवाद कैसे कैसे अपना पैर पसार रहा है या कैसे कैसे नक्सलवाद का विस्तार हुआ, इस चीज को इस पूरे पैराग्राफ में एक तरह से एक्सप्लेन किया है लेखक ने। तो यहाँ पर विश्लेषण किया गया है किस तरह से नक्सलवाद का प्रसार होता चला गया। करीब 40 साल पहले किसानों के आंदोलन के रूप में शुरू हुआ यह आंदोलन अपने मकसद से किस कदर भटक गया है, इसका पता कभी इसके कर्णधार रहे कानू सान्याल की बातों से चलता है। वह नक्सलवादियों की कार्रवाइयों को जन समर्थन से कटा हुआ मानते हैं और कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए हथियार बंद संघर्ष जरूरी है, लेकिन इसे जनता का समर्थन हासिल होना चाहिए। ट्रेनों में विस्फोट करने, पुलिस थाना लूटने या मासूमों की हत्या से आंदोलन को कोई लाभ नहीं हो रहा है। आज नक्सलवादी अपने मकसद से भटक गए हैं, फिर भी उनका दायरा बढ़ता जा रहा है। क्यों? सच तो यह है कि इसके कारण कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था में है। इसका उदाहरण तो यही है कि नक्सलवाद के इतने साल बीत जाने के बाद भी नक्सल प्रभावित राज्यों में अभी तक संयुक्त कार्यबल बनाने की पहल नहीं हुई है, न ही सरकार द्वारा इन राज्यों के पुलिस बलों में बेहतर तालमेल व सहयोग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। दूसरी तरफ इस व्यवस्था से निपटने के लिए जो सामाजिक उपाय किए जाने चाहिए थे वो भी नहीं हो रहे हैं। अब इन दोनों पैराग्राफ को समझते हैं। बीच वाले पैराग्राफ में लेखक बता रहा है कि 40 साल पहले किसानों के आंदोलन के रूप में नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज नक्सलवाद का जो स्वरूप हो गया है वो वास्तव में अपने उद्देश्यों से भटक गया है। ये लेखक की अपनी राय है, लेकिन इस राय को साबित करने के लिए लेखक एक आंकड़ा, एक तथ्य प्रस्तुत कर रहा है। वो तथ्य क्या है? कभी नक्सलवाद के समर्थक रहे कानू सान्याल, नक्सलवाद के बहुत बड़े लीडर थे कानू सान्याल, उनका कथन यहां पर दे रहा है, उनका कोटेशन, उनका एक स्टेटमेंट दे रहा है। कानू सान्याल का मानना था कि व्यवस्था बदलने के लिए सशस्त्र संघर्ष जरूरी, हथियार बंद संघर्ष जरूरी है, लेकिन साथ में वो ये भी मानते हैं कि इस संघर्ष को जनता का समर्थन हासिल होना चाहिए। लेकिन आज जो नक्सलवाद है उसको जनता का समर्थन नहीं हासिल है। कैसे पता चलता है जनता का समर्थन नहीं हासिल है? क्योंकि आज के नक्सलवादी मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, ट्रेनों में बम विस्फोट कर रहे हैं, जिससे धीरे धीरे वो जनता का समर्थन खो रहे हैं। और यही कारण है कि आज जो नक्सलवाद है वो अपने उद्देश्यों से भटक गया है। क्योंकि पहले नक्सलवाद की शुरुआत एक किसान आंदोलन के रूप में हुई थी, किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के रूप में शुरू हुई थी। तो इस तरह से लेखक ने यहाँ अपनी राय रखी कि कैसे ये आंदोलन भटक गया है, लेकिन साथ में कानू सान्याल के स्टेटमेंट का हवाला देते हुए अपनी राय को सपोर्ट किया,
तर्क सहित उचित ठहराया। अंतिम पैराग्राफ में क्या है, लेखक ये बता रहा है कि ये जो नक्सलवाद की समस्या इतनी विकराल हो गई और अभी भी ठीक नहीं हो रही है, इसके लिए कहीं न कहीं सरकार भी जिम्मेदार है, इसके लिए पूरी हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है। अब ये तो अपनी राय बता दिया, ये तो लेखक की राय है कि सरकार और व्यवस्था जिम्मेदार है, लेकिन अब लेखक इस राय के पक्ष में तर्क दे रहा है। कैसे जिम्मेदार है? कह रहा है इसका पहला कारण तो यह है कि सरकार अभी तक नक्सलवाद को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। कौन कौन से कदम उठाने चाहिए थे जो नहीं उठा पाई है? पहला कि नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में सरकार ने अभी तक कोई संयुक्त कार्यबल नहीं बनाया है जिसमें अलग अलग राज्यों की पुलिस मिल करके काम कर सके। अलग अलग राज्यों की पुलिस अपने अपने स्तर पर नक्सलवाद से निपट रही है, उनमें आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान और तालमेल के लिए कोई उपाय अभी तक नहीं किए गए हैं। तीसरा जो चीज है, नक्सलवाद की समस्या के मूल में सामाजिक गैर बराबरी है, लेकिन इस गैर बराबरी को मिटाने के लिए भी सरकार ने कोई खास काम नहीं किया है, यानी सामाजिक उपाय जो किए जाने चाहिए थे उस सामाजिक उपाय को भी नहीं किया है। तो इस तरह से अलग अलग पैराग्राफ में आपने देखा कि कैसे लेखक कहीं पर वो किसी का कोटेशन प्रस्तुत कर रहा है, कहीं पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है, कहीं पर वो स्पष्ट अपनी राय दे रहा है और अपनी राय के समर्थन में कुछ न कुछ कोटेशन या कारण बता रहा है। कोटेशन या तो दे रहा है, या तो आंकड़ा दे रहा है, या तो कोई कारण दे रहा है उसको उचित ठहराने के लिए। तो इस प्रकार किसी मुद्दे पर जब कोई लेखक तर्कों और तथ्यों के आधार पर अपना नजरिया प्रस्तुत करता है, अपनी राय प्रस्तुत करता है, तो इसी को आर्टिकल या आलेख कहते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने देखा कि आलेख क्या है, आलेख की विशेषताएं क्या होती हैं, आलेख कैसे लिखते हैं, और आलेख का एक नमूना भी देखा। आलेख में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आपको दो ही बातें याद रखनी है कि आलेख लेखक का अपना विचार या अपना नजरिया होता है, लेकिन वो जो नजरिया होता है वो तर्कों, तथ्यों और आंकड़ों से सपोर्टेड होता है, समर्थित होता है। तो इसलिए अलग अलग विषयों पर आलेख लिखने के लिए आपके पास कोई न कोई अपना दृष्टिकोण होना चाहिए, अपना नजरिया होना चाहिए। क्योंकि आप पत्रकार नहीं हैं, आपका अध्ययन इतना व्यापक नहीं है कि किसी भी विषय पर आप आसानी से अपना नजरिया प्रस्तुत कर सकें, लेकिन जो समसामयिक मुद्दे होते हैं उन पर कहीं न कहीं थोड़ी न थोड़ी जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, मैगजीन पढ़ते रहिए, और कुछ नहीं तो आप रेफरेंस बुक पढ़िए जिस पर समसामयिक मुद्दों पर बहुत सारे अलग अलग आलेख दिए हुए हैं, जिससे आपको जब भी एग्जाम में आलेख का टॉपिक दिया जाए तो उस पर कुछ न कुछ कंटेंट, कुछ न कुछ मैटर आपके दिमाग में रहे। अगर किसी विषय पर आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो एग्जाम में आप ठीक उसी समय सोचना शुरू करेंगे तो काफ़ी समय आपका नष्ट हो जाएगा और एक अच्छा आलेख नहीं लिख पाएंगे। यानी जो समसामयिक मुद्दे हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन मुद्दों पर आपके पास कुछ न कुछ ठोस जानकारी होनी चाहिए ताकि एग्जाम में उसको ऑर्गेनाइज करके आप लिख सकें। वैसे आलेख एक पत्रकारीय लेखन है जो मजे हुए पत्रकार वर्षों तक अभ्यास करते हैं तब एक सुंदर आलेख वो लिख पाते हैं। तो आपको जो आलेख लिखने के लिए एग्जाम में आएगा उसका मूल्यांकन एक पत्रकार के नजरिए से नहीं किया जाएगा, एक विद्यार्थी के नजरिए से किया जाएगा। वहां आपको केवल ये दिखाना है कि आलेख का एक ढांचा क्या होता है, आलेख का फॉर्मेट क्या होता है, उसकी समझ आपके भीतर है। तो फॉर्मेट हमने बताया कि आपको अपनी राय प्रस्तुत करनी है, कहीं न कहीं उस आलेख में कुछ तथ्य आंकड़े होने चाहिए। अगर आपके पास तथ्य आंकड़े नहीं हैं तो आप काल्पनिक रूप से भी उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर वो सर्च करता है कि कहाँ पर आपने आंकड़ा दिया है, कहाँ पर आपने अपनी राय दिया है, और कहाँ पर आपने उस विषय के किसी पहलू का विश्लेषण किया है, किसी मुद्दे का विश्लेषण क्यों और कैसे का जवाब दिया है। इन सवालों को एग्जामिनर आपके आलेख में ढूंढता है। अगर ये चीज़ें उसको मिल गई तो वो पूरे नंबर आपको देगा। आपका आलेख कम से कम 1 पृष्ठ का होना चाहिए, यानी 3 पैराग्राफ में बटा होना चाहिए, और उसमें आंकड़े, तथ्य, आपकी अपनी राय और विश्लेषण, इतनी सी बातें होनी चाहिए। तो अगले वीडियो में हम आपको फीचर लेखन के बारे में बताएंगे और वहां आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि आलेख और
फीचर में अंतर क्या है। अक्सर बच्चे पूछते हैं आलेख और फीचर में अंतर क्या है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले हम फीचर आपको बताएंगे, फीचर के बाद आपको एक कंपैरेटिव वीडियो बताएंगे जिसमें आलेख और फीचर दोनों को एक साथ उदाहरण के साथ बताएंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर है, एक ही विषय पर आलेख और उसी विषय पर फीचर भी लिख करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, धन्यवाद।